हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज से हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लासेस जो होंगी वो डिटेल वीडियो आएंगी, है ना। तो हर टॉपिक को हम समझते हुए चलेंगे और जैसे ही जो चैप्टर खत्म होगा हमारा, तो चैप्टर के लास्ट में उस चैप्टर से रिलेटेड या अलग से आपको एमसीक्यू के एक वीडियो मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपको जो उस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन मिलेगा, है ना। तो करेंगे कैसे हम इस पूरी तैयारी को? अभी मैं एसएसटी की पेपर 2 की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ फुल डिटेल में। अभी हमारे पास एनफ टाइम है क्योंकि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी में आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि तैयारी अभी से करेंगे ताकि आप जो है इस बार दिसंबर के सीटेट को क्वालिफाई कर लें। अगर आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और जो पहले दे चुके हैं और किसी कारणवश उनका किसी कारणवश मिस हो गया, नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो वो वीडियो आपके लिए भी है। इस बार आपका ये जो सीटेट का क्वालिफिकेशन वाले जो मार्क्स है उसको आप ज़रूर क्रॉस करोगे और आप इस बार क्लियर ज़रूर कर पाओगे। तो उसी तरीके से हम तैयारी करेंगे, है ना। और आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि मंडे, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको एसएसटी पेपर 2 की क्लासेस आएंगी और थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे आपको साइंस पेपर 2 की क्लासेस आएंगी। क्लासेस डेली आएंगी, शाम को 6 बजे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। तो इस चीज़ को आप ये करिएगा, ध्यान में रखिएगा। एक मैं पोस्ट डाल दूंगी ताकि आप इस चीज़ को नोट करके रखने कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एसएसटी की पेपर 2 की क्लासेस आएंगी, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को आपकी पेपर 2 साइंस की क्लासेस आएंगी। और हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड अलग से वीडियो आपको एमसीक्यू के देखने को मिलेंगे ताकि आपका जो टॉपिक है वो सारा क्लियर हो जाए और एक क्विक रिवीजन हो जाए, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह की उस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। तो बाइलिंगुअल सेशन रहेगा, है ना। आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में, आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलेंगे, अच्छे वीडियो मिलेंगे और सबसे अलग वीडियो मिलने वाले हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि इस पूरी सीरीज में बने रहो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, है ना। तो अभी हम एसएसटी में ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी के बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी के बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हम एक क्या होगा कि एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा कि ज्योग्राफी पूरा हम 6 to 8 का ख़त्म करेंगे, है ना। कुछ ज्योग्राफी हम 9th की भी पढ़ लेंगे ताकि क्वेश्चन 9 से भी बनते हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ज्योग्राफी के बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी हम 6, 7, 8 तीनों का पढ़ेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ज्योग्राफी क्लास 3 की, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, और पढ़ेंगे कि क्या है उस चैप्टर में और किस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे और कौन सी चीज़ों पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के, आज इंट्रो क्लास थी, पहली क्लास थी, तो इसलिए मुझे आपको समझाना पड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की क्लास 6 चैप्टर 1, ठीक है। चलिए, पहला जो चैप्टर है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हमारा जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है क्लास 6 का है, अर्थ इन अ सोलर सिस्टम। यानी अर्थ इन अ सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, यानी खगोलीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। जैसे देखिए, आपने आसमान में सूर्य को देखा होगा, चंद्रमा को देखा होगा, पृथ्वी, उल्का पिंड को देखा होगा। ये सब जो है आसमान में, ये सब क्या है? ये सब आसमान में रहते हैं ना। और ये सारे जितनी भी वस्तुएं आपको मैंने बताई, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये रात में आपको चमकती हुई दिखाई देगी, है ना। आसमान में रात में ये चमकती हुई दिखाई देती हैं, और तो इन्हीं को हम खगोलीय पिंड कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी अगर पूछा जाए कौन कौन होगा, तो जैसे उसमें सूर्य आ जाएगा यानी सन, चंद्रमा यानी मून, पृथ्वी यानी अर्थ, उल्का पिंड, ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है जो कि रात में आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड कहते हैं, है ना। स्टार एंड द मून आर सेलेस्टियल बॉडी विच आर विजिबल ओनली एट इन द नाइट। यानी जो स्टार है, मून है, ये आपको रात के समय ही दिखते हैं, है ना। क्यों दिखते हैं?
क्योंकि डे टाइम में जो सन की जो लाइट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन होने पे चंद्रमा कहीं चला जाता है और स्टार कहीं चले जाते हैं, सारे आसमान में ही रहते हैं। लेकिन सूर्य की इतनी ज़्यादा जो सूर्य की लाइट होती है, जो सन की लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, जिसके कारण ये जो स्टार हो गए और मून हो गए ये हमें नहीं दिखते हैं। और सन क्या है? सन इज अ स्टार, सन भी एक स्टार है। सन हमको क्यों इतना बड़ा दिखता है? क्योंकि वो हमारे बहुत पास है, और सब जो स्टार है वो छोटे क्यों दिखते हैं? मान लो कि सन बहुत बड़ा, हम सन का आकार बड़ा भी है और ये हमारे पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, जिसके कारण सन हमें दिखता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्टार है ना ये बहुत दूर है पृथ्वी से, है ना, बहुत दूर होने के कारण ये हमें छोटे आकार के दिखते हैं। ठीक है, तो सन की रोशनी के कारण, सन की लाइट के कारण हमें मून और स्टार दिन में नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनेगा तो आप बताना, ड्यूरिंग डे द पावर ऑफ सनलाइट रिंडर्स देम इनविजिबल। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। अब खगोलीय पिंड में क्या क्या आते हैं? सूर्य आता है, चंद्रमा आता है, पृथ्वी आती है, उल्का पिंड आते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े आकार के होते हैं और गर्म भी होते हैं, गैसों से बने होते हैं, बहुत सारे गैसों से मिलके बने होते हैं, है ना, और उनके पास अपनी हीट और लाइट होती है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है ना। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम तारा बोलते हैं, है ना। तो हम अगर पूछा जाए कि स्टार किसे बोलते हैं, तो स्टार यानी तारा उसे बोलते हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है और वो बहुत सारे गैसों से मिलके बनती है और उनका आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ना। तो वो क्या होता है? उसे हम स्टार बोलते हैं या तारा बोलते हैं। और सन भी क्या है? एक स्टार है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सन क्या है, तो सन भी एक स्टार है, लेकिन सन तो स्टार से अलग दिखता है। सन स्टार से क्यों अलग दिखता है? क्योंकि ये हमारे पृथ्वी से इसकी दूरी नजदीक है और सब तारों की तुलना में। समझ में आया? तो सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं? जो हमें आसमान में चमकते हुए रात के समय दिखाई देते हैं, वो खगोलीय पिंड होते हैं जिसको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड ये क्या है? खगोलीय पिंड के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिलेशन, यानी नक्षत्र क्या होते हैं। ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं ना, तो ये वही नक्षत्र है। सिंपली आपको ये समझना है कि जब आप रात में आप आसमान की तरफ देखोगे, जैसे शहरों में तो आपको आसमान खुला दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप गांव में जाओगे, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो क्या होता है कि जब हम पहले गर्मियों की छुट्टी में गाँव जाया करते थे, तो गाँव में क्या है ना, छत पे सोते थे हम लोग। तो छत पे सोने के टाइम जब हम आसमान में देखते थे ना, तो जो सप्तऋषि है ना, सप्तऋषि क्या है? एक नक्षत्र है, एक कॉन्स्टेलेशन है जो हमें बहुत अच्छे से दिखता था, है ना। इस तरह का आपको एक शेप दिखेगा, आपको यहाँ पे एक चम्मच आकार का एक शेप दिखेगा जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं, है ना। तो सप्तऋषि या स्मॉल बियर के नाम से भी हम इसे जानते हैं, है ना। सप्तऋषि जो होते हैं, जो 7 तारों का समूह होता है, इसमें अगर आप काउंट करोगे, एक चम्मच आकार का एक समूह आपको तारों का दिखेगा। जब आप अपने छत पर लेटे हुए देखोगे तो ये बहुत अच्छे से दिखता है, एक चम्मच आकार का शेप, जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। 7 तारों का समूह होता है सप्तऋषि, ठीक है ना। तो रात्रि के समय आपको दिखाई देगा। तो ग्रुप ऑफ स्टार जो होता है वो कॉन्स्टेलेशन का फॉर्मेशन करता है, कॉन्स्टेलेशन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम नक्षत्र कहेंगे। नक्षत्र क्या है? तारों का समूह होता है जो कि आसमान में आपको दिखता है, एक पैटर्न रहता है ना, एक पैटर्न में वो आपको तारे दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि कोई शेप है, कोई बियर का शेप है, तो कोई चम्मच के शेप का दिखेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो सिंपली अगर क्वेश्चन आए कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, तो कॉन्स्टेलेशन होता है नक्षत्र, जिसको हम बोलते हैं तारों का समूह होता है, जो कि आसमान में रात के समय हमें दिखता है ना, एक पैटर्न में दिखता है ना, जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। अब यहाँ पे रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति दिखाई देती है। आकृति कैसी होगी? या तो बिग बियर, स्मॉल बियर, सप्तऋषि, है ना, इस फॉर्म में आपको आकृति दिखाई देगी, वो होती है नक्षत्र मंडल, या आप उसको क्या बोल सकते हो? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्टार विच कैन यूजुअली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिफरेंट पैटर्न। एक आकृति दिखाई देती है जिसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में आए तो अर्सा मेजर,
और बिग बियर या स्मॉल बियर या सप्तऋषि तारों का समूह। 7 तारों का समूह अभी मैंने बताया। सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? शब्द से ही आपको पता हो जाएगा, 7 तारों का समूह होता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र है, यानी मोस्ट कॉमनली अगर नक्षत्र की बात की जाए, कॉन्स्टिलेशन की बात की जाए तो यही होता है। यह एक बड़े नक्षत्र अर्सा मेजर के ही भाग हैं। और एक अर्सा, अब पूछा जाए कि ये जो स्मॉल बियर है ना, स्मॉल बियर है या सप्तऋषि है, ये किसका पार्ट है? तो ये एक बहुत बड़ा नक्षत्र है जिसको हम अर्सा मेजर के नाम से या बिग बियर के नाम से जानते हैं। तो बिग बियर का पार्ट ही होता है स्मॉल बियर और सप्तऋषि। समझ में आया? तो इस चीज को स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगले स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है? प्लैनेट क्या होता है, ग्रह क्या होता है ना। प्लैनेट, हम जिस धरती पे रहते हैं वो क्या है? प्लैनेट है ना। तो प्लैनेट भी एक खगोलीय पिंड है, एक क्या है? खगोलीय पिंड है, एक सेलेस्टियल बॉडी है। प्लैनेट क्या है? प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, है ना। प्लैनेट एक खगोलीय पिंड है ना, जिसका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होगा। स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा कि प्लैनेट के पास जो ग्रह होते हैं उनकी अपनी प्रकाश और ऊष्मा, अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। ध्यान में रखिएगा, जिन प्लैनेट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। तो हम जिस धरती पे रहते हैं, धरती भी तो क्या है? एक प्लैनेट है। तो हमारे पास तो दिख रही है, हमें तो हर चीजें दिखती हैं। तो वो दिखती क्यों है? क्योंकि वो हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? हमें तारों से मिलता है ना। वो तारा को किस तारे से मिलता है? तो सन जो है, सूर्य जो है, एक तारा है जो कि हमारे पृथ्वी के बहुत नजदीक का तारा माना जाता है। उससे हमारे धरती पर प्रकाश मिलता है और हीट मिलती है। हमारे प्लैनेट, हमारा जो ग्रह होता है, या और भी बहुत सारे ग्रह हैं, उनका अपना कोई लाइट या अपना कोई प्रकाश या हीट और लाइट नहीं होता है, प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, है ना। ऐसे पिंड, ऐसे खगोलीय पिंड। अब पूछा जाए कि ऐसे खगोलीय पिंड, अब क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना कोई लाइट नहीं होता, अपना कोई हीट नहीं होता, अपना कोई प्रकाश नहीं होता, अपना कोई ऊष्मा नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? वो ग्रह कहलाते हैं, वो प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटिया शब्द से बना है। यानी प्लैनेट शब्द हमें कहाँ से मिला है? ग्रीक भाषा से मिला है, प्लैनेटिया। अब प्लैनेटिया का मतलब ही होता है चारों ओर घूमने वाला, यानी वंडरिंग, है ना। वंडर है, वंडरिंग है। प्लैनेट क्या है? घूमने वाले हैं। चारों ओर घूमने वाले का मतलब क्या है कि आपका जो सन है वो सेंटर में रहता है ना। सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी ऊर्जा का एकमात्र साधन कौन है? सन है। और प्लैनेट जो है सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में, यानी अंडाकार पाथ में क्या करते हैं? प्लैनेट घूमते रहते हैं, यानी वंडरिंग है। इसीलिए प्लैनेट शब्द कहाँ से आया है? प्लैनेटिया शब्द, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। जो इसका मतलब क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। समझ में आई बात? प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी। प्लैनेट क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है विच रिवॉल्व अराउंड अ पर्टिकुलर स्टार इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट में, अब ये जो लाइनें दिखती है ना, ये सन है ना। और ये जो एक फिक्स पाथ में घूमता है, ये पाथ जो है, ये ऑर्बिट जो है ना, ये ऑर्बिट जो है इसको हम कक्ष कहते हैं, है ना, कक्ष कहते हैं। एंड गेट ऑल इट लाइट फ्रॉम द स्टार इज कॉल्ड अ प्लैनेट। और अर्थ क्या है? हमारा जो प्यारा धरती है, हमारी जो ये प्यारी धरती है जहाँ हम रहते हैं, वो भी क्या है? एक ग्रह है, एक प्लैनेट है ना। तो आगे हम बढ़े, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पिक्चर में मैं अगर शो करूं तो ये क्या है? सन है। और सन के चारों ओर ये जो घूम रहे हैं, ये सब क्या है? ये प्लैनेट्स हैं, है ना। ये सब प्लैनेट है और इनकी एक फिक्स पाथ होती है, एक निश्चित कक्षा में ये घूमते हैं। ये जो है ना, ये मरकरी की कक्षा है तो ये अपनी ही कक्षा में घूमेगा। ये वीनस की है तो ये अपनी ही कक्षा में। ऐसा नहीं कि वीनस अर्थ की कक्षा में चला जाएगा। अगर मान लो कि वीनस अर्थ की कक्षा में जा रहा है तो वो प्लैनेट नहीं है। और यही हुआ था प्लूटो के साथ। सबसे पहले जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो हम लोग 9 प्लैनेट पढ़ते थे, लेकिन आज के दिन में हम कितने प्लैनेट पढ़ते हैं? टोटल कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट है हमारे, है ना। प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया है। कारण क्या है कि प्लूटो जो है, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट, एक छोटा प्लैनेट घोषित कर दिया गया है। क्योंकि क्या है, ये ना नेपच्यून के पाथ को कट कर रहा था। प्लूटो को क्यों हटाया गया है? 2006 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी से, प्लैनेट को
की श्रेणी से हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? क्योंकि ये दूसरे प्लैनेट के पाथ को कट कर रहा था, और प्लैनेट होने का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है कि सब अपने ही पाथ में घूमेंगे, वही होते हैं प्लैनेट। ठीक है, तो कितने प्लैनेट है टोटल 8 प्लैनेट है ना। तो ये सन है, और सन के चारों ओर घूमने वाले जो ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? प्लैनेट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो बीच में क्या है? सन है। सन क्या है? सेंटर पे है ना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और हमारे पृथ्वी पे जो प्रकाश और ऊष्मा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। और ये जो प्लैनेट है सब अपने पाथ में सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। तो सबसे पहला प्लैनेट जो है वो कौन है? मरकरी है, जो कि सन के सबसे पास है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा, इसके पास बहुत ज्यादा ऊष्मा और हीट होगी, तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट मरकरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर पूछा जाए कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस है। वीनस यानी हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है आपका? वीनस। अगर हिंदी में कहें तो शुक्र ग्रह जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का यहाँ पे कंडीशन है, उस तरह का फीचर है इसका, इसके कारण है। तो देखिए, मरकरी सबसे पास होते हुए भी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं माना जाता। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वीनस है। हिंदी में कहे तो शुक्र जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम माना जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो एक एक करके हम सारे प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्लैनेट क्या होते हैं? जो कि सन के चारों ओर अपने कक्ष में घूमते रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। और क्या करते हैं? अब ये एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये जो सब एक ही, ऐसा क्यों नहीं होता है कि सारे प्लैनेट एक दूसरे से टकरा जाएंगे? तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके कारण ये अपनी दूरी, एक फिक्स निश्चित दूरी पर ये एक दूसरे से टकराते नहीं है, और एक निश्चित दिशा में सन के चारों ओर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, है ना। तो चलिए अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। मरकरी यानी मरकरी को हम बुध बोलते हैं। वीनस यानी शुक्र। अर्थ को हम पृथ्वी बोलते हैं। मार्स यानी मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति। फिर उसके बाद आता है सैटर्न को हम क्या बोलते हैं? सैटर्न को हम बोलते हैं शनि, है ना। और यूरेनस फिर नेपच्यून एंड देन प्लूटो। तो प्लूटो को हम ये क्या नहीं मानते हैं? हम प्लैनेट नहीं मानते हैं। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, एक प्लैनेट है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो सन है, सूर्य है ना, सूरज है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। देखिए, चंद्रमा से जब आप पृथ्वी को देखोगे ना तो कैसी दिखेगी? चमकती हुई पृथ्वी दिखती है ना। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह और आकार में 5वां ग्रह है। यानी अगर हम सूर्य से दूरी की बात करें तो पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है? दूरी के हिसाब से क्या है? दूरी के हिसाब से 3rd नंबर पर आता है। सूर्य की दूरी के हिसाब से ये 3rd नंबर का प्लैनेट है ना। लेकिन अगर आकार की बात की जाए, है ना, साइज की बात करें, तो ये 5वें नंबर का है। याद रखिएगा, दूरी के हिसाब से 3रे नंबर का, आकार के हिसाब से 5वें नंबर का ग्रह कौन है? हमारी प्यारी धरती पृथ्वी यानी अर्थ। ठीक है। When the earth is viewed from a great distance, such as from the moon, it will appear shining like the moon. The earth is the 3rd planet of the sun and the 5th largest planet in the solar system. तो अब largest planet कौन है? ये 5th नंबर का largest है। तो सबसे largest planet कौन होता है? जुपिटर जो होता है, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, वो largest planet of the solar system है। ठीक है, चलिए सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों की सही क्रम, अब बढ़ती दूरी के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो बढ़ती दूरी के हिसाब से तो सबसे पहले क्या आएगा? बुध आएगा यानी मरकरी, फिर शुक्र यानी वीनस, फिर पृथ्वी हमारी अर्थ, फिर मंगल ग्रह जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं, फिर आता है बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस जिसको हम अरुण बोलते हैं, और नेपच्यून जिसको हम वरुण के नाम से जानते हैं। आपको ये जो सीक्वेंस है ना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आता है? नेपच्यून जिसको वरुण बोलते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? बुध यानी मरकरी। ठीक है,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस, यह भी हमने बता दिया। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कितने प्लैनेट है? टोटल 8 प्लैनेट है। अब 2006 में मैंने अभी पहले ही बता दिया है कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जिसमें प्लूटो को और सीरियस को और 2003 यूबी 313 को प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर क्या बताया गया था कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है, ये छोटे प्लैनेट है ना। तो टिल 2006 प्लूटो वाज आल्सो, 2006 से पहले प्लूटो क्या था? एक प्लैनेट था, और अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। There are 8 planet in our solar system. 8 planet कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ, ये भी हमने बात कर ली कि प्लैनेट कैसे पाथ करता है, एक फिक्स पाथ में, एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है? घूमता है, परिक्रमा करता है, और वो पाथ का शेप क्या होता है? एलिप्टिकल शेप होता है। अंडाकार शेप के पाथ में क्या होता है? प्लैनेट मूव करते हैं, सन बीच में होता है और सारे प्लैनेट घूमते रहते हैं अपनी कक्ष में, है ना। ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमता है, यह भी हमने बात करी है ना, कि एक निश्चित कक्ष में, एक फिक्स ऑर्बिट में, है ना, घूमता है। वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक एवं चट्टानों से बने हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं, और जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह होते हैं, और मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लैनेट। और अब यहाँ पे देखिए इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट की बात हम क्या कर रहे हैं। देखिए ये जो आपको मरकरी दिख रही है, जिसको हम बुध बोलते हैं, है ना, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, है ना, और ये मंगल, ये चारों होते हैं इनर प्लैनेट। ठीक है, इनर प्लैनेट होते हैं। और ये जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये होते हैं आउटर प्लैनेट, है ना। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, तो ये चार जो होते हैं इनर प्लैनेट। क्वेश्चन आए कि इनर प्लैनेट की कैटेगरी में मान लो ये चार का कोई 3 दे दे और यहाँ पर एक नेपच्यून डाल दे ऑप्शन में, है ना, तो बोला जाए कि बताओ इसमें से इनर प्लैनेट कौन नहीं है, तो आपको अगर पता होगा कि इनर प्लैनेट नेपच्यून नहीं है, वो तो आउटर प्लैनेट है। तो ये जो चार होते हैं ये होते हैं आउटर, और ये जो चार होते हैं वो इनर प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं, है ना, यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में यानी इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में एक बेल्ट होती है जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं, जो कि छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई एक बेल्ट होती है। वो भी इसी तरह से घूमती रहती है क्योंकि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एस्टेरॉयड बेल्ट, है ना, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ होती है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है जो कि छोटे छोटे पत्थरों और चट्टानों से बनी होती है, वो क्या होती है? एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होती है वो भी हमने बात करी। तो हमने क्या बताया, सूर्य के चारों ओर चक्कर करते हैं, ये भी देख लिया। अब सूर्य के नजदीक एक चट्टानों से बनी आंतरिक ग्रह होती है, कहलाती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य ग्रह कौन होते हैं, आउटर प्लैनेट कौन होते हैं? बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून बाह्य ग्रह होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट। ठीक है, समझ में आया? आउटर प्लैनेट, इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एक एक चीज को यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। उस चीज को आप नोट जरूर कीजिएगा, है ना। उसके बाद सबसे पहले मरकरी, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट होता है। बुध सौरमंडल के सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और सबसे नजदीक का ग्रह है। देखिए क्या होता है कि ये जो सन है ना, हमने यहाँ पे हम अगर मैं सन का इमेज बनाऊं, ये सन है, उसके बाद ये हो गया बुध, है ना, ये हो गया शुक्र। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये जो सर्कल का इलिप्टिकल पाथ का जो साइज है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जब लास्ट वाला जो रहेगा, सबसे जो लास्ट में नेपच्यून आता है, वो उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सन के चक्कर लगाने में, यानी सन सूर्य की परिक्रमा लगाने में जो सबसे नज़दीक है तो वो छोटा सर्कल बना रहा है, तो छोटा सर्कल बनाएगा तो कम टाइम लगेगा, लेकिन जो सबसे दूर है उसको तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा सन के चक्कर लगाने में। इसीलिए जो सबसे छोटा सबसे नजदीक का जो ग्रह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुध बोलते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट
प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। और इसको सन के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 88 डे लगता है, यानी 88 दिन में ये सन के पूरे चक्कर लगा लेता है। हमारी पृथ्वी कितना टाइम लगाती है? 365 दिन में एक चक्कर पूरा लगा लेती है। इसीलिए हम लोग 365 दिन को क्या बोलते हैं? एक साल के बराबर मानते हैं। ठीक है। वीनस क्या है? सूर्य को पृथ्वी का शुक्र को, वीनस यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, यानी ट्विन सिस्टर के नाम से हम जानते हैं। जुड़वा बहन कौन है? पृथ्वी की, यानी हमारे अर्थ की जो जुड़वा बहन है वो कौन है? वो है शुक्र यानी वीनस। वीनस को यानी हम शुक्र बोलते हैं। तो वीनस इज कंसिडर्ड द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होती है। क्यों बोलते हैं? क्यों हम वीनस को यानी शुक्र को पृथ्वी की, अर्थ की बहन माना जाता है, ट्विन सिस्टर माना जाता है ना? जुड़वा क्यों माना जाता है? ट्विन प्लैनेट कौन है पृथ्वी की? क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन है? वीनस है, यानी शुक्र जो है वो पृथ्वी की बहन है। ट्विन सिस्टर के नाम से हम जानते हैं या ट्विन प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। क्वेश्चन यहाँ पे फिर से बनेगा, ये हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है हमारे सोलर सिस्टम का? वो है वीनस। अब अर्थ की बात करेंगे, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है ना? सबसे नजदीक में कौन है पृथ्वी के? शुक्र है, यानी वीनस है। ब्लू प्लैनेट के नाम से हम अपने अर्थ को जानते हैं, है ना? क्यों जानते हैं? क्योंकि 1/3 भाग में क्या है यहाँ पर? पानी। 2/3 भाग की सतह पर यहाँ पानी से ढकी हुई होती है। अब जैसे हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे लैंड से ज्यादा क्या है? पानी है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का शेप क्या है? जियोइड शेप का है। अगर पूछा जाए कि कैसे शेप का है, तो आप कभी भी स्पेरिकल शेप या सर्कल शेप नहीं बोलोगे। जियोइड शेप का हमारी प्यारी धरती है। ठीक है ना? वो थोड़ी सी टिल्टेड है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है। मार्स क्या है? रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे आयरन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा है, आयरन बहुत पाया जाता है, जिसके कारण मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह है ये। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए जुपिटर। जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा प्लैनेट है ना? और बुध सबसे छोटा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन है? वो बुध है। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? वो बृहस्पति है। इस चीज को स्टार मार्क लगा लीजिएगा। बृहस्पति यानी जुपिटर, बुध यानी मरकरी सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। सैटर्न हैज मोर मून देन एनी अदर प्लैनेट। अब सैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे ज्यादा मून कहाँ पर पाया जाता है? सैटर्न में पाया जाता है। सैटर्न यानी शनि। शनि के पास सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा मून है। मून का मतलब होता है उपग्रह, है ना? तो मून यानी सबसे ज्यादा सैटेलाइट पूछा जाता है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास है। लेकिन कुछ समय पहले जुपिटर के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट था, लेकिन अब क्या है? सैटर्न के पास सबसे बड़ा क्या है? सैटेलाइट है। फिर उसके बाद यूरेनस की बात करें तो यूरेनस इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ आइस जेंट प्लैनेट। यूरेनस को हम आइस जेंट प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सन से उसकी दूरी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे उतना ज्यादा ऊष्मा, उतना ज्यादा लाइट नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये ठंडा ग्रह माना जाता है, आइस जेंट प्लैनेट माना जाता है। नेपच्यून क्या है? डार्क एंड कोल्ड प्लैनेट। नेपच्यून क्या है? कोल्ड प्लैनेट और डार्क प्लैनेट है। नेपच्यून इज द 8th एंड फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, यानी 8वां जो प्लैनेट है हमारा कौन है? नेपच्यून है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वरुण, है ना? यूरेनस को अरुण, नेपच्यून को वरुण के नाम से जानते हैं, और सबसे दूर का प्लैनेट है ना? अगर आपको प्लैनेट की अगर सीक्वेंस याद करना है तो आप कैसे याद करोगे? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स। इस तरह से आप याद करोगे। एम फॉर मरकरी, माई में एम फॉर मरकरी, वेरी में वी फॉर वीनस, इफिशियंट में ई फॉर अर्थ, एम फॉर मदर यानी मास, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सर्व, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नट्स। तो इस तरह से आपको अगर पता करना हो कि किस तरह से सीक्वेंस है, तो उस तरह से। अब ये जो 4 होते हैं ये आउटर प्लैनेट होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं, और ये जो होते हैं वो इनर प्लैनेट होते हैं। आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट के बीच में आपको एस्टेरॉइड बेल्ट्स मिलेगा, है ना, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है, और माना जाता है कि ये क्या होते हैं, ये क्या है, ये छोटे छोटे जो चट्टान है, पत्थरों के टुकड़े हैं, ये किसके पार्ट है? ये प्लैनेट के ही पार्ट है। वो टूट कर प्लैनेट से अलग हो गए, उस तरह से एक बेल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है।
तो इस तरह से माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे रिवोल्यूशन टाइम। आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे कम टाइम किसको लगता है? मरकरी को लगता है। ऑब्वियस है, ये सबसे नजदीक का ग्रह है। सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? नेपच्यून को लगेगा, क्योंकि ये बहुत दूर का है। तो आप इसको कितना लगता है? 88 डे लगता है। ठीक है, उसके हमारे पृथ्वी को पता ही है 365 डे लगता है। वीनस को 224 डे लगता है। मार्स को 686 डे लगता है, लेकिन आप ईयर में याद कीजिएगा 1.9 ईयर हो गया। 11 लगभग 12 साल किसको लगता है? जुपिटर को एक परिक्रमा करने में। ये परिक्रमा का है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो हमारी प्यारी धरती है वो तो 365 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा लगा लेती है, क्योंकि सूर्य से नजदीक है। लेकिन इनको देखिए, जुपिटर को 12 साल, अगर आप जुपिटर पे रहोगे तो आपका बर्थडे 12 साल में एक बार आएगा। ठीक है, सैटर्न पे रहोगे तो 29 साल पर एक बार आएगा। यूरेनस में 84 साल लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने पे, और नेपच्यून को 165 ईयर के करीब में लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है मे बी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अब एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? शुद्ध ग्रह। अभी मैंने क्या बात करी? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्ट्रॉयड की बात मैंने की थी ना, जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे चट्टानों के बेल्ट आपको मिलेंगे, टुकड़े मिलेंगे, जो कि सूर्य के चारों ओर वो भी घूमते हैं जैसे प्लैनेट घूमती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, एस्ट्रॉयड के नाम से जानते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह के ही भाग हैं। अब वैज्ञानिकों का क्या मानना था, साइंटिस्ट का क्या मानना था? ये जो शुद्ध ग्रह है ये ग्रह के ही पार्ट है, जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग होकर वो भी घूमना स्टार्ट कर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, innumerable small body revolve around the sun. These body are called asteroid. They are found between the Mars and Jupiter, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट्स मिलते हैं। According to scientists, the asteroids are the part of planet that broken away from the planet after an explosion year ago. बहुत पहले एक्सप्लोजन के कारण, है ना, विस्फोट के कारण वो प्लैनेट से अलग होके घूमने लगे हैं। ठीक है, शुक्र और यूरेनस की परिक्रमा की दशा अन्य ग्रहों के से विपरीत होती है। अब यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। यहाँ पे क्या बात कीजिए कि शुक्र है। शुक्र यानी किसकी बात हम कर रहे हैं? हम वीनस की बात कर रहे हैं। और यूरेनस यानी शनि की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये उल्टी दिशा में घूमती है, यानी ये अलग दिशा में घूमती है और सब ग्रहों की तुलना में। यानी यूरेनस और शुक्र और यूरेनस, यानी शुक्र और यूरेनस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हम बोलते हैं शनि ग्रह। शुक्र और शनि, है ना, शुक्र और शनि घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, यानी ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब है कि जैसे अगर आप, ये डायरेक्शन है ये आपका, है ना, तो यहाँ क्या होता है? ये नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है। ठीक है, ये होता है साउथ और ये आपका होता है वेस्ट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा इस तरह, है ना, इस तरह घूमेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यह कैसे घूम रहा है? ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है ना। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो एंटी उल्टा घूमेगा। क्लॉक कैसे घूमती है? पहले यहाँ पे क्या होता है? यहाँ 1 2 3 इस तरह होता है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्ट क्लॉक इस तरह घूमता है ना, लेकिन एंटी क्लॉक उल्टा हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि जो आपकी जो शुक्र है यानी वीनस है और यूरेनस यानी शनि, ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा ग्रह घूमता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है आपका शुक्र और शनि। शुक्र और शनि नाम थोड़ा सा बहुत हमने सुना है, शुक्र शनि। तो शुक्र शनि कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर दिशा की बात की जाए तो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो आपके 6 और ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। एंटी क्लॉक के डायरेक्शन का मतलब है वेस्ट टू ईस्ट। तो इसके मुताबिक अब आप यहाँ पे बताइए कि जो हमारा अर्थ है ना, वो कैसे घूमता है? तो अर्थ भी हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है हमारा क्या? अर्थ। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है हमारा अर्थ।
और उसकी तरह और भी जो ग्रह है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जुपिटर बताओ कैसे घूमता है, तो जुपिटर भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। लेकिन अगर पूछा जाए वीनस कैसे घूमता है, तो वीनस ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको नाम कैसे याद रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला नहीं, यानी सीधी दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो वीनस एंड यूरेनस। तो यूवी से आप याद रखिएगा, एक इस तरह सा आप बना लीजिएगा याद करने के लिए कि यूवी का मतलब होता है यू फॉर यूरेनस, वी फॉर वीनस, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा चैप्टर क्या था, अर्थ इन अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब है सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या है ये। ठीक है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है, यानी सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है। सोलर सिस्टम में आपका सन भी आता है, 8 ग्रह भी आते हैं, सैटेलाइट भी आते हैं यानी उपग्रह भी आते हैं, खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी भी आते हैं, है ना। जितनी चीजें हमने पढ़ी, मून, सन, स्टार, है ना, उपग्रह, नक्षत्र, ये सब आते हैं किसके अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर यानी सौर मंडल के अंदर। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सौर परिवार का मुखिया कौन है, सौर परिवार का मुखिया जो है वो सन है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के केंद्र में यानी सेंटर में कौन है, सूर्य है ना, सूर्य है। और इसके बाद यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सौर मंडल पे सभी अपने पाथ पर घूमते रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का मुख्य अल्टीमेट सोर्स है। अल्टीमेट सोर्स कौन है, मुख्य सोर्स कौन है, सूर्य ही तो है, जो जिसके कारण प्रकाश और ऊष्मा हमारे धरती पर भी मिलती है और सब ग्रहों को भी मिलती है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यह पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पे स्टार मार्क्स लगाइएगा कि क्या है कि इतना ज़्यादा ऊष्मा है वहाँ पे और बहुत सारे गैसों से मिलके बना है, तो उसकी ऊष्मा को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि सूर्य जो है हमारे पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन तब भी नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर नापी गई है। सोचिए कितना दूर होगा, है ना। और सूर्य की जो रोशनी है, जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे धरती पे पहुंचने पे कितना टाइम लगता है, 8 मिनट का टाइम लगता है प्रकाश को धरती पे पहुंचने पे। स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सन वही चीज़ है, इंग्लिश में भी है, क्योंकि हम क्या है बाइलिंगुअल पर फोकस कर रहे हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो सन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ वेरी लार्ज एंड मेड एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द सोलर सिस्टम बाउंड टू इट, है ना। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द सोलर सिस्टम। वी डू नॉट फील द इंटेंस हीट ऑफ द सन बिकॉज डिस्पाइट बीइंग द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। हमारे अब यहाँ पर ये लगा लीजिएगा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। ये आ सकता है क्वेश्चन, है, दे देगा कि 144 किलोमीटर है। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता होगा तो आप वहाँ पे राउंड करके आ जाओगे। कितना टाइम लगता है, 8 मिनट का लगता है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पाथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दीर्घा वृत्तिकार रूप में फैली हुई है, यानी ये, और ये कक्ष कहलाती है, यानी इलिप्टिकल पाथ, अंडाकार पाथ पर घूमते हैं। ठीक है, यही चीजें नीचे भी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे सैटेलाइट क्या होता है, उपग्रह क्या होता है। उपग्रह जो अंग्रेजी में सैटेलाइट कहा जाता है, इसका अर्थ होता है साथी या सहचर। उपग्रह यानी सैटेलाइट। सैटेलाइट को इंग्लिश में, हिंदी में हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है, जो
नेचुरल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, वो है हमारा मून, हमारा चंद्रमा। चंद्रमा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और सैटेलाइट का मतलब क्या होता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा कहते हैं। अब क्या है, हम उपग्रह की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी का एक सैटेलाइट है जिसको हम उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाता है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो इस तरह से चलती है। तो मान लो कि ये अगर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है तो क्या बोल रहा है कि ये उपग्रह जो है सूर्य के साथ साथ पृथ्वी अपने अपने ग्रहों, हर ग्रह का उपग्रह मिलेगा आपको, है ना। 2-3 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, लेकिन हर ग्रह के पास लगभग सैटेलाइट पाए जाते हैं। ये उपग्रह का क्या काम है, अपने ग्रहों के उपग्रह, उपग्रह कहीं ग्रह है, ये भी एक ग्रह है लेकिन उपग्रह है, ये अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, है ना। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारे पृथ्वी के पास कितना ग्रह है, उपग्रह है, अगर पूछा जाए कितने मून है तो एक ही उपग्रह है, एक ही सैटेलाइट है जो कि है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, चौथवा है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। यानी सबसे नियरेस्ट जो उपग्रह है वो कौन है, हमें चंद्रमा इतना बड़ा क्यों दिखता है, तारे तो छोटे दिखते हैं या और सारे उपग्रह तो छोटे दिखते हैं क्योंकि हमारे नज़दीक से ये बहुत, हमारी धरती से ये बहुत पास में है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा, हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो चंद्रमा है ना। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, साथी या सहचर, है ना। उपग्रह क्या होते हैं, अपने ग्रहों की क्या करते हैं, परिक्रमा करने वाले को हम उपग्रह कहते हैं, जिसको सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे क्या पढ़ना है आपको। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, अब चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, चंद्रमा यानी मून, है ना। तो ये एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, 27 दिन का टाइम लगाता है, ठीक है ना। लगभग इतने ही समय में ये अपने भी अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। यानी ये क्या कर रहा है, ये घूम तो रहा है पृथ्वी के चारों ओर, लेकिन ये अपने भी अक्ष पर घूमता है, यानी अपने एक्सिस पर भी घूमता है। ये अपने भी अक्ष पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है और यहाँ भी चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ ये अपने एक्सिस पर भी ये गोल गोल घूमता है। तो दोनों का टाइम लगभग कितना है, बराबर है चंद्रमा का। दोनों को अपने अक्ष पर घूमने में भी ये 27 दिन लगा देता है और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी ये 27 दिन लगाता है। वो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है। अब आप 15 दिन का अमावस्या होता है और 15 दिन का क्या होता है, पूर्णिमा होता है। तो क्या होता है, जितना टाइम उसको पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगता है ना, उतना ही टाइम वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। इसीलिए चंद्रमा का एक ही भाग हमें देखने को मिलता है। स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मून के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। मून जो है जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, सैटेलाइट है यानी उपग्रह है ना, और जो कि अपने ग्रहों का चक्कर लगाता है। इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए कि अभी क्या होता है, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो पूछा अगर ये सब मान लो चारों स्टेटमेंट दे दिया जाए, अगर आपको चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में पता होगा तभी तो आप उसको सही कर पाओगे। तो आप याद रखिएगा 1/4 होता है, यानी 1/4 होता है किसका, डायमीटर, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से, ठीक है। इट इज अबाउट 3.84400 किलोमीटर फ्रॉम अस। इट मूव अराउंड द अर्थ इन 27 डे। यानी ये मान लो पृथ्वी है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो कितना टाइम लगाता है, 27 दिन लगाता है। और ये अपने भी अक्ष पे, अपने एक्सिस पर भी ये गोल गोल घूमता है, तो उसमें भी ये 27 दिन ही लगाता है। ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस, नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द। अब हमें कौन सा साइड मून का दिखता है, एक साइड ही दिखता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम रह नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वहां पे ना वाटर है ना
एयर है, ना वाटर है, ना एयर है, ना पानी है, ना हवा है, जिसके कारण आप नहीं रख सकते। हमारे सौरमंडल में अब यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से ग्रह के पास आपको उपग्रह नहीं मिलेगा, कौन से ग्रह के पास सैटेलाइट नहीं है, कौन से ग्रह के पास चंद्रमा नहीं है, ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है, कौन सा ऐसा उपग्रह जिसका अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। याद रखिएगा, बुध एंड शुक्र पहले जो 2 वाले ग्रह है ना, जैसे मरकरी और विनस पहला 2 है, फर्स्ट 2 ग्रह यानी फर्स्ट 2 प्लैनेट है, इनके पास अपना कोई सैटेलाइट, अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पर देख लीजिए, सबसे ज्यादा किसके पास चंद्रमा है, किसके पास सैटेलाइट है, आपको शनि के पास, जिसको सैटर्न के नाम से जानते हैं, सैटर्न के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट आपको मिलेगा, 82 नंबर है, याद रखिएगा। बृहस्पति उसके बाद आता है, 79 नंबर है। उसके बाद मंगल के पास 2 है और यूरेनस के पास 27 है। मंगल ग्रह के पास कितने हैं, 2 है ना। तो आप हम मेरे को कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा कि टाइटन जो है किस उपग्रह की सैटेलाइट है और गैनीमेड है वो किस उपग्रह की सैटेलाइट है ना। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। ठीक है, गैनीमेड एंड सैटर्न के बारे में आपको बताना है ये क्या है और किस ग्रह की सैटेलाइट है, यानी किस ग्रह की उपग्रह है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा चंद्रमा कहाँ पाया जाएगा, सैटर्न पर यानी शनि पे, उसके बाद जुपिटर पे। मेट्रॉइड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मेट्रॉइड्स क्या है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या है, छोटे छोटे क्या है, रॉक है, पत्थरों के टुकड़े हैं जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं, है ना, जिसको हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। अगर पूछा जाए कि हम किस गैलेक्सी के पार्ट है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी को हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सी है जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई है और जिसको खोजना भी पॉसिबल नहीं है। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। बहुत सारे गैलेक्सी, जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलते हैं ना, तो क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, है ना। बहुत सारे गैलेक्सी मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे गैलेक्सी मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे करते हैं, बहुत सारे गैलेक्सी मिलके, बहुत सारे आकाश गंगा मिलके क्या बनाती हैं, आपका ब्रह्मांड का निर्माण करती है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, है ना। उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या है, ये मेट्रॉइड्स के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। उल्का पिंड जिसको मेट्रॉइड्स कहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड अगर आ जाए तो क्या है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि चारों तरफ सूर्य के घूमते हैं। हमारे सौरमंडल को मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा के नाम से हम जानते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा रखा गया है। ब्रह्मांड को बनाने वाले लाखों आकाशगंगाएं हैं, यही चीज लिखा हुआ है कि बहुत सारी आकाशगंगा मिलके ब्रह्मांड का यानी यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, उसके बाद पोल स्टार के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ ले कि पोल स्टार इज नोन एज रिटेन द शेप सेम पोजीशन एवरी नाइट इन द स्काई। पोल स्टार जो होता है वो अपना पोजीशन फिक्स रखता है, एक ही पोजीशन में रहता है और हमें वो नाइट में दिखता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार, हम नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं, है ना, सिंस इट हैज द नोइंग द नॉर्थ डायरेक्शन। यानी पोल स्टार जो होता है, जिसको हम नॉर्थ स्टार कहते हैं, जिसके कारण वो किस चीज में हेल्प करता है, हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में, डायरेक्शन की खोज करने में पता करता है। क्योंकि पोल स्टार जो होता है वो हमेशा कहाँ दिखता है, नॉर्थ साइड में ही दिखता है। यानी नॉर्थ का मतलब क्या है, उत्तर दिशा में ही हमें दिखेगा कौन, पोल स्टार। तो ये थी आज के लेक्चर। आई होप आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड एमसीक्यू की क्लास जस्ट इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरे जितना भी मैंने पढ़ाया ना, तो एमसीक्यू के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।